नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। मुकाबला में आपका स्वागत है। इंडिया अलायंस के दो बड़े चेहरे इस वक्त ईडी की रडार पर हैं। पहले हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन पर जब ईडी ने शिकंजा कसा तो वो दिल्ली से गायब हुए और सीधे रांची में सामने आए। इस बीच ईडी ने उनके दिल्ली के घर से 36 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। हेमंत सोरेन घंटों कहां गायब थे, क्यों गायब हुए और कहां से वो सामने आए लोगों की किसी को नहीं मालूम। ईडी की रडार पर उनके अलावा जो दूसरा नाम है वो है तेजस्वी यादव का, जो लालू यादव से पूछताछ के अगले ही दिन आज ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव दोनों भले ही अलग अलग प्रदेशों की राजनीति करते हैं, लेकिन इस वक्त दोनों पर एक साथ गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। हेमंत सोरेन 40 घंटों तक कहां गायब रहे और जब रांची में दिखे तो कहा कि मैं कहीं और नहीं बल्कि लोगों के दिल में था। दूसरी ओर जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे बीजेपी की गुंडागर्दी बताया है। अब सवाल यह है कि करप्शन पर एक्शन से इंडिया अलायंस क्या तितर बितर होगा। हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव क्या लोकसभा चुनाव से पहले सलाखों के पीछे जाएंगे? आज इसी पर बात होगी मुकाबला में, लेकिन पहले आप देखिए कैसे ईडी की कार्रवाई और हाई वोल्टेज सियासत के बीच बयानबाजियों का सिलसिला भी तेज है। दिल में थे फिर क्या दिक्कत है, किसको तकलीफ है? चले नहीं, क्या सवाल है, इसका मतलब क्या है? माननीय मुख्यमंत्री ईडी के सभी सवालों का जवाब देंगे, तो समय आने दीजिए, सारा वो उपस्थित होंगे, जवाब देंगे। 40 केस 42 केसेस इस मुख्यमंत्री ने किए। अभी पिछले 10 दिन में भी 2 केस किए। तो जब केस आप करते हैं और मैं जब जांच एजेंसी का सामना करता हूं, देखिए ये एक शुरुआत है। मैंने कहा कि जिस तरह से 2024 को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं और देश के जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, दल हैं, उनके नेताओं को इसी तरह से डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं और देश की जनता इसको बहुत अच्छे से बारीकी से देख रही है और इसका खामियाजा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री को 2024 में भुगतना पड़ेगा। लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री हुए तो वो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। और इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देखते हैं। टाल दिए गए, हम कोर्ट गए और कोर्ट से हम लोग तारीख तय करवा के लाए। इस दौरान इन्होंने हमारे और कांग्रेस के काउंसलर्स को खरीदने की, डराने की, धमकाने की बहुत कोशिश की, जैसे कि पूरे देश भर में करते ही हैं। इनकी फितरत है, हर जगह करते हैं, लेकिन किस्मत से एक भी नहीं टूटा। और आज चुनाव हुए, चुनाव होने थे, चुनाव हुए। कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद इन लोगों ने जो बदमाशी की, हम सब देखते हैं कि चुनाव तो हुआ, लेकिन जब चुनाव के वोटों की गिनती होती है, चाहे राज्य स्तर का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, गिनती के वक्त हर पार्टी का एजेंट वहां बैठा होता है। ट्रांसपेरेंट तरीके से गिनती होती है, सबके सामने वोटों को किया जाता है, वोट मशीन खोली जाती है, मशीन का नंबर बताया जाता है, दिखाया जाता है। उसके बाद वोट जब उसको टोटल किया जाता है, मशीन का दिखाया जाता है भाई किस पार्टी को कितने वोट मिले, सब कुछ दिखाया जाता है। और सारी पार्टियों के एजेंट बाकायदा अच्छे से देखते हैं। यहाँ भी प्रोसीजर ये था, कानून में ये था कि हर पार्टी का एजेंट वहाँ बैठेगा और पार्टी का एजेंट को, जैसे दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी के मेयर का चुनाव हुआ,
वो भी बैलेट पेपर से होता है। तो वो सारे एजेंट बैठते हैं, एक एक वोट बकायदा सभी एजेंट्स को दिखाए जाते हैं। अगर किसी एजेंट को कोई आपत्ति करनी हो, भाई ये वोट इनवैलिड है, तो वो सबको दिखाया जाता है। अगर कोई एजेंट कहता है ये वोट इनवैलिड है, सबको दिखाया जाता है, सब उस पर अपने अपने तर्क देते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी उस पर रूलिंग देता है। एक तरह से क्वासी जुडिशियल वो करता है कि उस पर रूलिंग देता है। इन महाशय ने, जो इनके पदाधिकारी बीजेपी के आदमी थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इन्होंने आज किसी एजेंट को अपने पास नहीं आने दिया। इन्होंने सारे एजेंट्स को दूर धकेल दिया और खुद ही सारी वोट लेके बैठ गए और बकायदा कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वोट, जो हमारे वोट थे उनके ऊपर वो टिक मार्क करके उसको इनवैलिड, मतलब 2 टिक मार्क लग गए तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा। वो टिक मार्क करके इनवैलिड करते जा रहे हैं और फिर नीचे साइन कर रहे हैं। कुछ वोट पे मात्र साइन कर रहे हैं और कुछ वोट पे एक टिक मार्क और लगा रहे हैं। वो साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो 36 वोट पड़ने थे, 36 में 16 इनके थे, 20 हमारे थे, 16 इनके पड़ गए, 16 इनके पक्ष में पड़े। 20 में से 8 वोट जो हमारे थे वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। यानी कि 36 में से 8 वोट मतलब 25% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। ये कौन सा चुनाव हुआ? पिछली साल जब चुनाव हुए थे तो हमारा 1 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुआ था। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे वालों को वोट डालना नहीं आता, वोट तो डालना आता है। पिछली बार भी डाला था, इस बार भी डाला है। इस बार कैसे ऐसा हो गया कि सारे वोट डालना भूल गए हमारे वाले, सारे वोट इनवैलिड हो गए? तो पहले से सोच के आए थे कि इनको गुंडागर्दी मचानी है। किस्मत अच्छी थी कि कैमरे के अंदर सब कुछ पकड़ा गया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि चुनाव के पहले कल ऑर्डर जारी करके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया की एंट्री बैन कर दी। तो इसका मतलब नीयत तो शुरू से ही खराब थी, प्लान तो, षड्यंत्र तो पहले से ही बना रखा था इन लोगों ने कि गड़बड़ करनी है। इतने बड़े स्तर के ऊपर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए आज तक कभी भी इतनी वोट इनवैलिड नहीं डिक्लेयर की गई। 36 में से 8 वोट इनवैलिड मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। और 25% के अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, वो जो मामला उठा रहे हैं वो चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, जिसके नतीजे आज सामने आए हैं। और उसमें उन्होंने बताया कि जो पीठासीन अधिकारी था उसने उसमें धांधली करी, ये उनका इल्जाम है। और जानबूझकर मार्किंग करके जो आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के वोट थे उन पर कुछ मार्किंग कर दी, जिसकी वजह से वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। और ये सब कुछ उसको खुद करना था, तो उसने 8 वोट जो हैं विपक्ष के इनवैलिड करवा दिए, आप और कांग्रेस पार्टी के, और जिनके साथ बहुमत था। और दूसरी ओर जो अल्पमत में थी भारतीय जनता पार्टी, इस तरीके से उसको जिता दिया। तो ये इल्जाम वो लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि एक तो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसमें पहले ये था कि अपने सहयोग, बाकी जो विपक्षी दल है उनको डराना धमकाना, ईडी का इस्तेमाल करना, जो बिहार में हो रहा है या जो झारखंड में हो रहा है। और दूसरा अब वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से तो पूरी चुनाव व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसमें बड़े पैमाने पर ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल होता है, तो उस पर भी लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। ये कैसे चुनाव में जाते हैं, क्या क्या धांधलियां कराते हैं, इस पर अब लोगों का भरोसा नहीं रह जाएगा। ये सब चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन से उनका कहना है, नतीजा निकलता है। मेहमान हमारे बीच में शहजाद पूनावाला जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, संजय सराफ साहब आरएलजेपी से हमारे मेहमान हैं, अतुल लोंढे पाटिल जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कंचन यादव जी आरजेडी से, धीरज दुबे जी जेएमएम से और संजीव झा जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। माफी चाहता हूं, शाजिया इल्मी जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। माफी चाहता हूं शाजिया जी, देखिए इल्जाम आपके ऊपर था ये चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का मामला, जिसमें वो धांधली की बात कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ये तो सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे।
चाहे अपने विरोधियों को जेल में डलवाना हो, चाहे चुनावों में धांधली करनी हो? शायद केजरीवाल जी अपनी तरह सबको समझते हैं, और अगर वाकई में उनको कुछ और नहीं मिला प्रीटेक्स्ट या बहाना ये एक्सप्लेन करने का कि क्यों वो हार गए हैं चुनाव, तो वो फिर से ईवीएम वाला राग अलापने लगे हैं। काश उनसे पूछता कि आप जगह जगह जो आपको सीटें मिल रही हैं, जिसके चलते हुए आप नेशनल पार्टी बन गए हैं, चाहे वो बात हो दिल्ली की या पंजाब की, और उससे हटकर जहां पे तो बहुत ही शानदार जीत उन्होंने दर्ज की है, लेकिन अगर केजरीवाल जी से पूछा जाए कि अच्छे खासे वोट आपको गोवा में भी मिले हैं, कुछ कर्नाटक में भी मिले हैं, गुजरात में भी मिले हैं, तो ये सब कैसे संभव है? कि क्या वो भी ईवीएम हैक कर रहे थे? और क्या ये माना जाए कि जो उनकी जीत है तो वो क्या ईवीएम की वजह से है? अगर ऐसा है तो उन्हें फौरन, उनको और भगवंत मान को फौरन अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी शिकायत ईवीएम से है, वही ईवीएम ने उनको भी बनाया है। तो मुझे लगता नहीं ये बात जो है पूरी तरह से वाजिब है, और उनका झूठ एक बार फिर से झलक कर सामने आ रहा है। नहीं, ये तो ईवीएम वाला चुनाव ही नहीं था शाजिया जी। अभी अतुल लोंढे पाटिल जी वीडियो दिखा रहे थे जब आप बोल रही थी, वो व्यक्ति जो पीठासीन अधिकारी है वो कैसे वोट खराब कर रहा है उसका वीडियो दिखा रहे हैं। ये एक बार जरा पाटिल साहब वीडियो दिख गया आपका, बोलिए अब। नहीं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। कर लीजिए। सौरभ, उन्होंने ईवीएम का खुद जिक्र किया, मैं ईवीएम की बात पर कह रही थी। मैंने पूरा सुना उनका पूरा बयान। वो दोनों बातें कह रहे हैं। याद है जब दिल्ली वो में, देखिए मोटे तौर पर शाजिया जी वो ये कह रहे हैं कि ये मेयर के इलेक्शन में ये करते हैं तो प्रधानमंत्री के चुनाव में क्या करते होंगे? तो दिल्ली के जब मेयर के इलेक्शन हुए थे तो यही इल्जाम आम आदमी पार्टी पे लगा था। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से वो जीते हैं वो भी घालमेल से हुआ है? मैं जरा सुन लेता हूं आपके साथी यहां पर हैं कांग्रेस से भी और आम आदमी पार्टी से भी, उनका क्या कहना है। पाटिल साहब, संजीव जी की शायद फोन डिस्कनेक्टेड है, अगर आ गए हो तो मुझे बताइएगा। पाटिल साहब बोलिए। देखिए ये वीडियो है, ये ऋषिराज सिंह जी है और ये धांधली कर रहे हैं। अब मैं आपको प्रक्रिया बताऊंगा, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। ये देखिए जी, ऐसा है कि जब बैलेट पेपर खुलता है, सारे पार्टियों के एजेंट, पोलिंग एजेंट वहां होते हैं, हर वोट दिखाना पड़ता है उनको। ऐसा देखिए, ये सही वोट है, सही रख दिया, गलत है, गलत रख दिया। वो खुद ही डबल मार्क करके उसको इनवैलिड कर नीचे साइन मार रहे हैं खुद ही, और वो वीडियो में पकड़ा गया। तो चुनाव जीतने के लिए ये लोग अगर 36 वोट गिनने के लिए और वहां पर चुनाव जीतने के लिए इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा देशद्रोह कर सकते हैं, तो इतने बड़े चुनाव में 5-6% का भी खेल इधर का उधर हो जाए, देशद्रोह। ये चुनाव से इस देश के लोगों के इच्छा की सरकार मिलती है, और लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है ना, लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है, अतुल जी इल्जाम लगाने में आम आदमी पार्टी अव्वल रही है। शाजिया जी मैं आ जाऊंगा शाजिया जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। कांग्रेस से ऐसी बात कह रहे हैं, शाजिया जी बात पूरी हो जाने जिक्र कर रहे हैं, बात पूरी हो जाने जिक्र कर रहे हैं। पाटिल साहब बोलिए। शाजिया जी अपने समय में बोलिएगा, मैं आ रहा हूं, आप बोलिएगा प्लीज। इनको अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, बोलिए। देखिए, जब सच बाहर आता है तो इस तरह से सच को दबाने की कोशिश यहाँ पर भी हो रही है, तो वहां क्या क्या हो रहा होगा। मुझे एक बात बताइए, 5-6% का वोट भी इधर उधर हो जाए तो कुछ नहीं होता है। देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है मशीन लाओ, इलेक्शन कमीशन मशीन ले लाता है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप बैलेट यूनिट को हाथ लगाइए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हाथ मत लगाइए। जहां चीप होता है, जहां सब कुछ होता है, वहां हाथ मत लगाइए। तो इलेक्शन कमीशन बात नहीं करने देता। हमारा सिंपल एक बात कहना है, आपको लोग प्यार दे रहे, आपके पीछे लोग खड़े हैं, आप चुन के आ रहे, आपको काफी सपोर्ट है, फिर डर किस बात का है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात होती है चुनाव की, और चुनाव निष्पक्ष हो। चुनाव में किसी को भी किसी ही तरह का 1% का, 1 वोट का भी संदेह नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, संदेह के परी होना चाहिए, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। पाटिल साहब, तो करा लीजिए ना बैलेट पर। पाटिल साहब ऐसा है, पाटिल साहब ऐसा, सुने मेरी बात सुने। देखिए, ये जो चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ है, जहां तक मेरी जानकारी, आप लोगों ने इसको चैलेंज कर दिया है, तो ये मैटर हाई कोर्ट के सामने गया है। अब इसमें कोई गड़बड़ी होगी तो कोर्ट देख लेगा। जो दूसरी बात है वो ये कि सुने तो मेरी बात, 2 महीने में देश का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में कोई एक बात ऐसी कह देना, जनरल बात कह देना कि वहां पर ऐसा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर ये धांधली करते होंगे, जिस चीज का प्रमाण हो उस पर तो हम बात करें। जहां तक देश के चुनाव की बात है, आजकल तो आप लोग भी, यानी विपक्ष की जो पार्टियां हैं, वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि आप बैलेट से चुनाव कराइए। आप तो वीवीपैट की मांग कर रहे हैं ना, कि वीवीपैट की 100% पर्चियां गिनी जाएं। अब तो आप मांग आपकी वो है, उसको लेकर भी आप कोर्ट गए हुए हैं। तो मेरा कहना है कि जनरलाइज स्टेटमेंट की बजाय हमारे सामने जो तथ्य हैं और जो आप लोगों का घोषित स्टैंड है उस पर बात करें। इसमें कुछ गड़बड़ हुई होगी तो सामने आ जाएगी। बिल्कुल, 1 मिनट देखिए,
एक बात आप ध्यान में रखिए, हमने क्या कहा, एक वीवीपैट है, वीवीपैट की पर्ची वो वोटर के हाथ में आ जाए जी, वोटर अपना हाथ वो वोट देख ले और डिब्बे में डाल दे, उसको गिन लो। ठीक है। किसी भी बात को आप तैयार नहीं होते, इसके मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका है। नहीं तो आप मान लीजिए इस बात को, क्या दिक्कत क्या है, एक दिन बढ़ जाएगा, 2 दिन में काउंटिंग हो जाएगी जी, 2 दिन से इलेक्शन का प्रोसेस बढ़ा दीजिए। और आपको इतना सपोर्ट है, आपको इतना पता है कि हमको इतना सपोर्ट है, तो फिर डर किस बात का? नहीं ठीक है, इस पर ये जवाब दें आपको। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली, ये चंडीगढ़ का इलेक्शन ये दिखा रहा है मेयर का कि इलेक्शन में धांधली हो सकती है और ये देश के चुनाव में भी कुछ कर सकते हैं, ये कहना चाहते हैं आप? देखिए सौरभ जी, जिन लोगों ने चुनाव में वोटिंग किया है वो काउंसिलर है, वो लोगों से वोट लेते हैं, उन्हें वोट कैसे करना पता है। ठीक है, ये पहले भी वोट हो चुका है। तो ये वोट जो है, जो इलेक्शन वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कर रहा था, वो ही इलीगल है ना। अच्छा ठीक है, पोलिंग एजेंट को दिखाना पड़ता है। एक बार जरा इस पर आप संजीव जी की बात भी आ जाए। शाजिया जी आप जवाब दीजिएगा दोनों की बातों का। संजीव जी बोलिए। देखिए सौरभ जी, आज बापू का पुण्यतिथि है और मैं उनको तो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, लेकिन आज ही के दिन ये संयोग भी है कि आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की लोकतंत्र की हत्या की साजिश की, हत्या किया है। एक बात समझिए आज कि ये क्लियर था कि इनके 15 वोट हैं और हमारे 20 वोट हैं, एक इंडिपेंडेंट ऐड भी करते तो 16 वोट इनके होते हैं। अब देखिए 8 वोट को निरस्त किया गया, कैमरे वो चल रही है किस तरह से निरस्त किया गया। और जो निरस्त करने वाला व्यक्ति कौन है, साजिश कहां से शुरू होती है? पहले प्रिजाइडिंग अफसर को कहा बीमार है, उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया, इलेक्शन टाल दिया। फिर उसका भारतीय जनता पार्टी की जो माइनॉरिटी विंग का अध्यक्ष है उसको प्रिजाइडिंग अफसर बना दिया और फिर वो प्रिजाइडिंग अफसर वोट करा करके, प्रक्रिया अभी अतुल जी ने बताया, प्रक्रिया ये है कि जो हमारा काउंटिंग एजेंट है पहले उसको दिखाएगा कि ये वोटर निरस्त हो गया, फिर जो डीसी है डीसी उसको ऑथेंटिकेट करेगा और उसके बाद उसको निरस्त माना जाएगा। उसने क्या किया, आकर के निरस्त करके और बैट लेके अंदर लेके भाग गया। तो खुलेआम ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है और सत्ता के लिए आप कुछ भी कर लोगे, फिर चुनाव कैसे हो सकता है? कैसे देश की जनता भरोसा करे? जो एक मेयर के चुनाव में इतनी नीचता कर सकता है वो देश का चुनाव फेयर कराएगा? तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को अब इस देश के ना तो जनतांत्रिक मूल्यों की चिंता है, ठीक है, ना इस देश के संविधान की चिंता है। संजीव जी ठीक है, अब जरा जवाब इनको मौका मिलना चाहिए सफाई देने का। बोलिए शाजिया जी। संजीव जी, आप कैसे चुनकर आए थे? आपको लगता है आप जो अभी जो बैलेट के जरिए वोट दिए गए हैं, आप उसके लिए तो हाई कोर्ट में जा रहे हैं, आप वो चैलेंज किया है, आपको तो खुश होना चाहिए। केजरीवाल जी अभी कह रहे थे हमारी खुशकिस्मती है कि सब कैमरे पे कैद है, तो वो तो सही हो जाएगा। लेकिन आप इसको जनरल चुनाव से कैसे जोड़ रहे हैं? क्या आप कहना चाह रहे हैं? मुझे याद है सौरभ भारद्वाज ने जो जीके के एमएलए हैं और मंत्री बन गए हैं अभी, बाकायदा विधानसभा में एक वो डब्बे को लेके आए थे टिन के और दिखा रहे थे कैसे जो है किस तरह से इसमें घालमेल किया जा सकता है। उसके ठीक बाद पंजाब में चुनाव हुए, वो सारी बात आप लोग भूल गए। अभी क्या ये आप शंका डालना चाह रहे हैं लोगों के मन में कि इसका कनेक्शन ईवीएम से है, यानी कि ये खराब है आपके लिए क्योंकि ईवीएम सही है, लेकिन वहां पे आप ईवीएम पर लगा रहे हैं दोष? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? वहां पे आप कहते हैं संजीव जी, वहां तो आप कहते हैं कि ईवीएम में भी गड़बड़ हो सकती है, तो गड़बड़ दरअसल गड़बड़ सारा आपके इनसिक्योरिटी में है। आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपके हाथ से, आपके सामने से जनमत जा रहा है, लोग आपकी असलियत को समझ पा रहे हैं और आप जानते हैं कि आप हार रहे हैं बुरी तरह से, इसलिए आप ये बहानेबाजी कर रहे हैं। नहीं शाजिया जी, आप ये तो मानती है ना जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि जो ये कह रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर चंडीगढ़ की मेयर इलेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं, वहां अगर ड्यू प्रोसेस का पालन नहीं हुआ तो सच सामने आना चाहिए ना? बिल्कुल सच सामने आना चाहिए और इसीलिए इसको चैलेंज किया जा सकता है। और आप देखिए कि दिल्ली के अगर आप चुनेंगे, 8 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएं और 8वां वोट वो कांग्रेस और आपके ही हो। बीजेपी के सब लोगों को वोट डालना आता है, आप और कांग्रेस के पार्षदों को वोट डालना ही नहीं आता। सुनने में बात अजीब लगती है ना आपको भी? नहीं बिल्कुल, और इसको चैलेंज किया जाए, लेकिन किसी भी तरह से यह माहौल नहीं बनाया जाए कि अपनी हार जो बिल्कुल सुनिश्चित है उसका अभी से ये जस्टिफिकेशन देना शुरू कर दे और सारा इल्जाम जो है चुनाव आयोग पर और हमारी चुनावी प्रणाली पे डाले। इस पर एक शॉर्ट कमेंट संजीव जी आप बात कीजिए अपनी। एक्चुअली मैं इसके बाद फिर जो ईडी जो पूछताछ कर रही है इस वक्त पटना में और रांची में जो कल हो सकता है उस पर जाना चाहता हूं। बोलिए। बस मैं 2 ही बात कहता हूं। देखिए मुझे आपकी मनसा ही ठीक, आपकी मनसा ही जनतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचाने की लगी, एक बात। दूसरी बात, ये तीसरा चुनाव है सर
यही सभी मेयर लगातार 2 साल वोट किए हैं, तब तो वोट इनवैलिड नहीं हुआ। आज कैसे वो 2 साल तो वोट ठीक डाले और इस बार उनको वोट डालने नहीं आता था। तो क्रिमिनोलॉजी में कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दिखाता है कि आपने इस देश के जनतंत्र का गला आपने घोटा है, इसकी जनता आपको माफ नहीं करेगी। अच्छा चलें ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, ईडी की कार्रवाई को लेकर के भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। कल लालू यादव से 10 घंटे पूछताछ, आज 11 बजे से शायद तेजस्वी यादव से पूछताछ इस वक्त अभी भी जारी है, और कल मुमकिन है कि झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछताछ हो, जो वो हेमंत सोरेन से। वो दिल्ली में थे 2 दिन के लिए, लेकिन दिल्ली में कल ईडी उनके घर पर उनको ढूंढने के लिए गई पूछताछ के लिए, वहां वो मिले नहीं। उसके बाद फिर ये कहा जाने लगा कि वो गायब हो गए हैं, कई घंटों तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर आज वो रांची पहुंच गए, आए तो थे हवाई जहाज से, लेकिन पहुंचे शायद ट्रेन से रांची। अब रांची पहुंचकर उन्होंने विधायकों से बातचीत करी है। माना कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी गिरफ्तारी की सूरत को देखते हुए उनकी जगह कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसको लेकर के विचार कर रहे हैं, और शायद अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये सब कुछ स्पेकुलेशन पर में चल रहा है। मैं धीरज दुबे जी के पास जाना चाहता हूं। धीरज जी, आरोप लग रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की जांच से, ईडी की पूछताछ से भाग रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, चेक कर ले, म्यूट तो नहीं है आपका सिस्टम। जी मैं बोल रहा था, आवाज आ रही है? जी आप बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि ये तो देश का दुर्भाग्य है कि अघोषित आपातकाल में हम लोग को जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जहां भी विपक्ष है, चाहे वो बिहार में हो, झारखंड में हो, हरियाणा में हो, वहां पे ईडी को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम नहीं है कि झारखंड का भौगोलिक और इतिहास क्या रहा है। भौगोलिक क्षेत्र और यहाँ की राजनीतिक स्थिति और झारखंड का इतिहास के बारे में और झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास के बारे में भारतीय जनता पार्टी अनभिज्ञ है। 2014 में जब मोदी की लहर थी तब भी हमारी पार्टी 1 सीट बढ़ाई थी, 18 से बढ़ के हम लोग 19 पहुंच गए थे। और 2019 में जब पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद कहा गया कि नहीं पाकिस्तान पे जो है हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसके बाद भी देश में जो माहौल बना था उसमें भी हमारी पार्टी यहाँ 30 सीट ला के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और आज सरकार चला रही है। और जो हमारे दिशोम गुरु हैं, जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय शिबू सोरेन जी, उनको तो आदेश जारी हुआ था कि शूट एट साइट। तो समझिए उनका संघर्ष कितना बड़ा होगा अपने लोगों के लिए। महाजनी प्रथा के खिलाफ, हड़िया दारू के खिलाफ, रात्रि पाठशाला वो चलाते थे कि आदिवासी पढ़े और आगे बढ़े। तो आज जो डराने का प्रयास हो रहा है उससे हेमंत सोरेन जी डरने वाले नहीं हैं। और यह दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि जहां पे केंद्र की जो सरकार है उसको विपक्ष नहीं चाहिए। और अभी चुनाव आयोग पर आप लोग चर्चा कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट था कि आप जब चुनाव आयोग के अध्यक्ष चुने तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको रखा जाए। जी आखिर क्या मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी को कि इस पर बिल लाके और पुनः उन्होंने ये नियम ले आया कि नहीं, एक जो रहेंगे प्रधानमंत्री रहेंगे, एक केंद्रीय मंत्री। आप चुनाव की व्यवस्था पर आपको कोई संशय हो उस पर आप सवाल उठाइए, आप कह रहे हैं कोई, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो इस वक्त जिस परिस्थिति में हेमंत सोरेन जी हैं, 10 समन उनको जांच एजेंसी भेजती है, 9वें समन पर वो पेश होते हैं, 8वें या 9वें समन पर उनसे पूछताछ होती है 20 तारीख को। क्यों नहीं वो जांच का सामना कर रहे हैं? पहला सवाल तो ये था। कल जब ईडी उनके घर गई, फेस करते वो ईडी को, जो भी जवाब देना था देते। मुख्यमंत्री हैं वो कोई ऐसे आम व्यक्ति नहीं है। जिस तरीके से ईडी उनको ढूंढ रही है, घर में जाकर के पैसा जब्त कर रही है, 36 लाख रुपया बरामद हो गया घर से, उनके गाड़ी जब्त करके ले जा रही है, इतना अशोभनीय था ये सब। सीधा फेस क्यों नहीं करते वो जांच को? सौरभ जी, फेस करने के लिए तो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तैयार है। लेकिन आप झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य को देखिए कि जब से सरकार बनी, सरकार को गिराने का प्रयास किया गया। यहाँ पे जो है सो भाजपा की सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त की कोशिश की गई। सारे चीजों से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए आज हम लोग यहाँ तक 4.5 साल की सत्ता को पूरी करने जा रहे हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री ने एक दिन, अभी हाल फिलहाल 1 सप्ताह पहले ईडी के सामने पेश हुए, लगभग 6 घंटा 7 घंटा पूछताछ भी चली। लेकिन अगर कोई उस जिम्मेदार पद पर बैठा है, जनता ने विश्वास अपना देकर मत दिया है, उनको मुख्यमंत्री बनाया है, तो उनके पास भी सैकड़ों काम है। अगर उनको इस तरह से एक आम आदमी की तरह ऐसे बुलाया जाए, बार बार परेशान किया जाए, मुझे लगता है कि वो आ कहाँ रहे हैं बार बार?
बुलाया जा रहा है, वो आ कहाँ रहे हैं? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। कैसे नहीं आ रहे हैं? अभी तो 1 सप्ताह पहले बुलाया गया, फिर उनको समय दिया जा रहा है। वो तो बोले कि 31 मार्च तक मेरा राजनीतिक शेड्यूल है, उसके बाद हम खाली होंगे। संजय जी, मैं पूछना चाहता हूँ, ईडी कोई न्यायालय नहीं है सौरभ जी? जी ठीक है, ईडी कोई न्यायालय नहीं है जिस पर एक मिनट जनता संजय भरोसा सराफ, कर लेगी। वो कह रहे हैं बार बार क्यों बुला रहे हैं हमको, हमने तो जवाब दे दिया 20 तारीख को। मैं तो बोल रहा हूँ, एक मिनट संजय सराफ बोले, बोलिए। सौरभ जी कौन सा जवाब दे दिया? ये एक इंस्टीट्यूशन है, अगर ये हकीकत में साफ सुथरे है तो काहे को भाग गए दिल्ली से? इंस्टीट्यूशन के सामने जाने की क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? अगर ये इतने साफ सुथरे हैं, इतने ईमानदार हैं, इनके दिल्ली के घर से 36 लाख रुपए निकल रहा है और ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। पहले 36 लाख रुपए जो दिल्ली के घर से निकले उसका भी जवाब देना पड़ेगा। ऑडी गाड़ी निकली है, 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी, तो कहां से आते हैं ये सब चीजें? ये पैसा कहां से आता है मेरे भाई? सीआरपीएफ का फिर दल और आप हर एक चीज में बताते हैं ईडी जिसने गलत किया है, जिसने चोरी की है, जिसने डकैती की है, जिसने गलत किया है, उसके पीछे इंस्टीट्यूशन लगता है, उन्हीं को बुलाता है, उन्हीं को बुलाया जाता है जिन लोगों ने गलत। अगर आपने गलत नहीं किया है, आपके सोरेन जी आ जाए, साफ सुथरा तरीके से निकल जाए। हेमंत खांडू जी स्वच्छ हो गए क्या? हेमंत शर्मा बिस्वा स्वच्छ हो गए क्या? अरे अजीत पवार के खिलाफ में भी जो केस चल रहा है वो केस कंटिन्यूटी में है, वो कहीं पर कोई केस खत्म नहीं हुआ है। वहां पर जब भी उनको बुलाया जाएगा एनडीए गवर्नमेंट को उससे अतुल लोंढे पाटिल भी नहीं कहना चाह रहे हैं कुछ। संजय सराफ आपकी बात पर अतुल पाटिल बोलिए। अतुल जी, अजीत पवार जी जब 3 दिन की सरकार बनी थी, 72 घंटे की, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी ने सुबह सुबह शपथ ली थी, उस वक्त उनको एसीबी ने क्लीन चिट दी थी, ईडी की इंक्वायरी खत्म हो गई थी। फिर इधर सरकार बनी 2022 ने, ईडी ने फिर वो फाइलें खोली। और 27 जुलाई को सुनिए ना भाई की बात, कोई एफआईआर है? संजय जी सुनिए, संजय जी सुनिए, सुनकर आप जब बात कर अजीत पवार सुनकर संजय जी सुनकर अतुल जी की आवाज है। 27 जुलाई को इस देश के प्रधानमंत्री भोपाल की सभा में कहते हैं 70,000 करोड़ का घपला किया है नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी, और उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है उसके भी घपले की बात की। 2 अगस्त को वो उप मुख्यमंत्री बन गए, बीजेपी में आ गए, उनके साथ अलायंस किया और उनके पास वित्त मंत्री का भी चार्ज आ गया। छगन भुजबल 18 महीने जेल में रहे छगन भुजबल जी, और छगन भुजबल जी जब बाहर आए और फिर बाद में ये अजीत पवार गुट जाकर मिला बीजेपी से, उसके बाद ईडी कहती है कोर्ट में कि हमारे पास उनके केस पेपर नहीं है, गायब हो गए। जब नोटबंदी हुई थी तो अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक जो है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिसके डायरेक्टर अमित शाह जी भी है, 5 दिन में 745.65 करोड़ रुपए जमा हो गए, जिसकी कोई इंक्वायरी नहीं। एक शाह नाम का आदमी है, 10,000 करोड़ डिक्लेयर किए थे, वो बाद में गायब हो गए, किसी को पता नहीं है। तो इनके पास आने के बाद प्रताप सरनाईक क्या कहता है कि भैया बीजेपी में चलो, खत लिखता है प्रॉपर उद्धव जी को, बीजेपी में चलो, यहाँ बहुत प्रेशर है। ठीक है। भावना गवली पे सबूत के साथ किरीट सोमैया जी आरोप करते हैं 100 करोड़ रुपए का इन्होंने घपला किया है, ईडी उनके यहाँ रेड करती है, उनके कंपनियों पे रेड करती है, वो एब्सकॉन्डिंग हो जाती है। एब्सकॉन्डिंग आरोपी जो है वो सीधा प्रकट होता है देश के प्रधानमंत्री के घर में, वहां राखी बांधी जाती है। ये इतना सीधा शाजिया जी जवाब देंगी। वो कह रहे हैं ये सीधा सीधी बात है, या तो हमारे साथ मिल जाओ नहीं तो जेल जाओ। ईडी आएगी, ईडी फिर आपके साथ, या ईडी फिर समन करेगी, पूछताछ करेगी। सौरभ जी, बहुत अजीबोगरीब एक चीज मैंने देखी है, जब भी जबरदस्त एक जखीरा पकड़ा जाता है नोटों का और गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, और कहीं कहीं हम चट्टाने देखते हैं कैश की, और कहीं कहीं हम देखते हैं कि इतना पैसा है, इतना पैसा है, तो सबको याद आ जाते हैं वही 3-4 नाम जो अन्य पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। अपनी नहीं सुनिए, नहीं अतुल जी शांति से। अब अतुल जी आप मुझे बताइए जब ये आपकी पार्टी में होते हैं तब तो ये बड़े शरीफ होते हैं और आपको बड़ी तकलीफ होती है कि ईडी के केस चल रहे हैं। जब किसी और पार्टी में जाते हैं, खासतौर से एनडीए में जब आते हैं, आपको बड़ी तकलीफ होने लगती है, वही लोग आपको बुरे लगने लगते हैं। वो भी मैं समझ सकती हूँ, मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि ईडी ने जिन जिन लोगों के खिलाफ केसेस करे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में भी आ गए हो या शिंदे गुट में हो या किसी और गुट में भी हो, वो केसेस करना तो रुकने चाहिए, ना उनमें कोई भी ढिलाई बरतनी चाहिए। लेकिन कम से कम जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने
जो नोटों की गड्डियां देख रहे हैं, जो गोडाउन देख रहे हैं, जो चट्टाने देख रहे हैं नोटों की, ठीक है। जो घपलाबाजी हो रही है, जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जो इलीगल माफिया जिस तरह से लैंड के बेच रहा है, जमीन को लेकर भूमि घोटाले हो रहे हैं, उस पर तो जवाब देना ही पड़ेगा आपको। चलिए ठीक, एक ब्रेक के लिए मुझे शाजिया जी रुकना पड़ रहा है। आप कह रही हैं पार्टी देखकर ईडी अपनी कार्रवाई चूज नहीं करती है, तय नहीं करती है। ठीक है, कंचन जी हमारे साथ आरजेडी से हैं। कंचन जी की बात हम लोग नहीं सुन पाए तक, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। कंचन जी आपसे शुरुआत करूंगा। लालू जी से पूछताछ हुई 10 घंटा, आज तेजस्वी जी से पूछताछ चल रही है, जानेंगे कंचन यादव को क्या कहना है छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है, आप देख रहे हैं मुकाबला, और मुकाबला में आज हम बात कर रहे हैं कि क्या जांच एजेंसियां जो तेजी दिखा रही हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, ये एक सीधी भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जाए, या विपक्ष जो इल्जाम लगा रहा है विरोधियों को दबाने के लिए अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार कर रही है, इस तौर पर इसको हम देखें। आप इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। कल आपने देखा किस तरीके से दिल्ली में ईडी की टीम उनको ढूंढती रही। लालू यादव से कल पूछताछ, आज पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछताछ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार बार समन दिल्ली के शराब घोटाला मामले में, जिसमें वो ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। इस सब के बीच आज एक मुद्दा और जुड़ गया। चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने धांधली का इल्जाम लगा दिया, और अब वो ये कह रहे हैं कि अगर एक मेयर के इलेक्शन में इतना नीचे गिर सकती है भारतीय जनता पार्टी, तो देश के सबसे बड़े चुनाव में क्या क्या नहीं होता होगा, क्या क्या ये नहीं करती होगी। दोनों विषयों पर हमने बात की है, लेकिन ये एजेंसियों की कार्रवाई का जहां तक सवाल है, कंचन यादव जी आरजेडी से हमारे साथ हैं। लालू जी से पूछताछ, मामला बहुत पुराना है, हम सब जानते हैं 2004 से 2009 के बीच का है। आज तेजस्वी यादव से पूछताछ। ईडी ने पहले भी इस पूरे मामले में जांच की है, दोनों से पूछताछ पहले भी हुई है। आज एक बार फिर तेजस्वी यादव को बुलाया गया है, क्या आपत्ति है इसमें आपको? देखिए सौरभ जी, मैं एक इतिहास का छोटा सा पार्ट बताना चाहती हूँ। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जब हमारे देश के बड़े बड़े लीडर लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको ब्रिटिश हुकूमत ने जेल में डाल दिया। लेकिन एक चीज याद रखना चाहिए, इस देश की आम पब्लिक ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश को आजादी दिलवाया। और आज जब देश में माहौल पूरा बना हुआ है कि मोदी गद्दी छोड़ो, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? बिहार में विपक्ष को ईडी सीबीआई, झारखंड में, यहाँ दिल्ली में, वहां जो हरियाणा में, हर जगह ये दिखाता है कि मोदी जी कमजोर हो गए हैं। आज किस बात का उनको डर है? अगर राम के नाम पर वो कह रहे थे हमें 400 मिल जाएगा, तो आखिर में अच्छी खासी चलती सरकार को बिहार में उन्होंने क्यों तोड़ा और क्यों ईडी सीबीआई की हर जगह रेड पड़वा रहे हैं? ये उनका डर दिखाता है। और मैं तेजस्वी जी और लालू जी की बात करूं, आपने बताया केस पुराना है, आप ये भी जानते हैं कि 2011 में उसी सीबीआई ने उस केस को बंद कर दिया था, और 2017 में 15 में जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने नीतीश जी के साथ, उस केस को जबरदस्ती फिर से ओपन करवाया गया, और इसीलिए नीतीश जी छोड़कर चले गए। और जब चले गए तो 5 साल के लिए ईडी सीबीआई सब कुछ बंद हो गई, और जब फिर से तेजस्वी जी के साथ में आए नीतीश जी, फिर से वो ईडी और सीबीआई का केस चालू हो गया। यह दिखाता है, सत्ता का गुरूर दिखाता है, इनका अहंकार दिखाता है, इनकी कमजोरी दिखाती है, और इसलिए आम जनता इस देश का चुनाव लड़ेगी इस बार भले ये पूरे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दे, लेकिन एक बात याद रखें, ब्रिटिश हुकूमत जैसी तानाशाह को भी जेल होना पड़ा था, और मोदी जी को आपने कहा कि आज ये सत्ता में है तो इन्होंने केस खुलवा दिया तेजस्वी यादव के खिलाफ। आपने खुद बताया कि 2011 में जब आप लोग यूपीए की सरकार में शामिल थे तो केस बंद कर दिया गया था। मतलब जब आप लोगों के हाथ में ताकत होती है तो आप केस बंद करा देते हैं, ताकत इनके पास चली जाती है तो एक केस खुलवा देते हैं। एक बात, यही मतलब निकाला जाए ना आपकी बात का। सुन लें, आप इसको बार बार आजादी की लड़ाई से जोड़ रही हैं। आपके इल्जाम या आपके इनके ऊपर इल्जाम या ये जो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या कौन सही है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन आजादी की लड़ाई में अंग्रेज हुकूमत जिनका दमन करती थी, उनके ऊपर घपले घोटाले के इल्जाम नहीं लगाती थी, पकड़ती थी, जेल में डाल देती थी, सीधा लाठी मारती थी या फांसी के फंदे पर लटका देती थी। इल्जाम आपकी लीडर्स के ऊपर जो लग रहे हैं, नौकरी देने के बदले गरीबों की जमीन लिखवाली इल्जाम लग रहे हैं। ये इल्जाम नहीं लग रहे हैं कि आपने कहीं धरना दिया था या आपने इनके खिलाफ कहीं मोर्चा निकाला था। इल्जाम भ्रष्टाचार का लग रहा है। सौरभ जी, आप मेरी बात समझ में नहीं आ पाए। तब भी जो हुकूमत, वो जो उनको सत्ता रखना था, उनको यहाँ पर रूल करना था, और आज भी मोदी जी को रूल करना है। यहाँ सेंटर में सिर्फ और सिर्फ कुर्सी है, उनकी भी कुर्सी थी और मोदी जी भी की कुर्सी है। आप सही कह रहे हैं, यूपीए में लगी थी केस,
उसके बाद ईडी सीबीआई ने पूरा जांच किया। जो आज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यही क्वेश्चन पूछे गए थे तब भी, और यही सीबीआई ने केस बंद कर दिया था। इनको 20 साल पहले पुराने केस की याद आ रही है। ये अपने आप में महज दिखाता है। और टाइमिंग देखिए ना, टाइमिंग देखते जाइए आप। जब वो सरकार में आते हैं तभी ईडी सीबीआई का केस क्यों लगाते हैं? इसका मतलब कुछ है। इसका मतलब यह है कि आप डरे हुए। आप अभी तक फुल फ्लेज मोड में बिहार में सरकार नहीं बना पाए, वो आपका सपना है। देखिए, मैं तो एक बात में आपके साथ हूं, टाइमिंग का जहां तक सवाल है, मैं तो ये कह रहा हूं, ये जब भ्रष्टाचार होते हैं, बात सही है, 20 साल हो चुके हैं इस पूरे मामले को, क्यों 20 साल तक लटका हुआ है? जिसने भी घोटाला किया अभी तक पकड़ में आकर जेल में डालना चाहिए था। आम आदमी के साथ ऐसा ही होता है, क्यों देर लग रही है? ये बात तो मैं आपकी मान लेता हूं। अब टाइमिंग आप कह रही हैं कि अभी जो है सरकार पलटी है और इसलिए अब हमको नोटिस मिल गया। जहां तक मेरी जानकारी है, कोर्ट के संज्ञान में लाकर के ये सारी कार्रवाई हो रही है दिल्ली के कोर्ट में। शाहजरी जवाब दें लेकिन आपकी बात का। जी, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि कंचन जी जिस तरह से आजादी की लड़ाई को जोड़ रही हैं, इस तरह के भ्रष्टाचारी परिवारवाद से बहुत तकलीफ होती है मुझे सुनकर कि आप जैसे नौजवान लोग जो प्रवक्ता बनते हैं, बजाय ये कि आप माने इस बात को कि आपके नेता पूरी तरह से मुलव्विज हैं और उसको लेकर और गरीब लोगों से नौकरी का वादा कर जमीन के पट्टे ले रहे हैं। और ना सिर्फ ये 15 से लेकर 30 लोगों की इसमें ना सिर्फ पूछताछ हुई है लेकिन गिरफ्तारियां हुई हैं। बजाय ये कि आप उन गरीब लोगों की तरफ बोले, आप एक परिवार के लिए बोल रहे हैं जो बार बार जो पर्याय बन गया है भ्रष्टाचार का। और ये बहुत शर्म की बात है। बड़ी बड़ी बातें आप यहाँ पे कर रही हैं आजादी की और आजादी की लड़ाई की, और वहां पे नौकरी को लेकर पैसे की बात हो रही है। और उसमें इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार, चारा घोटाला कब हुआ था आपको याद है? आपको बहुत तारीखें बता रही है ना आप। किसके वक्त में गिरफ्तारी हुई थी, कब कन्विक्शन हुआ था, कब नाम आया था? सरकार नहीं थी एनडीए की, वो यूपीए सरकार थी। भ्रष्टाचार करेंगे और केस बनेगा, चार्जशीट होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपको उस भुगतना पड़ेगा। ना कीजिए भ्रष्टाचार। कौन कह रहा था कि नौकरी के एवज में आप जमीन छीन लें? इतने गलीज किस्म के काम करेंगे, इतना गलीज किस्म का काम करेंगे और यहाँ पे आजादी की बात करेंगे। आजादी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये तो कुछ और ही, मतलब शर्म आनी चाहिए आपको। आजादी की लड़ाई को ले आते हैं इसमें, स्वतंत्रता संग्राम की बात करने लगते हैं। या एक परिवार में पैसा लूटने की आदत हो गई है और इसमें गरीब लोगों को बख्शा नहीं जाता। ये गरीब इंसान की नौकरियों की बात हो रही है और उसमें इतने प्रमाण आए हैं, कितने लोगों की इसमें पूछताछ हुई है और इसमें बाकायदा चार्जशीट पढ़ तो लीजिए आप। अच्छा, चलें, आएगी आप किस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ठीक है। झारखंड का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी, बिहार में उप मुख्यमंत्री पूर्व वो भ्रष्टाचारी, दिल्ली का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी, उसके मंत्री भ्रष्टाचारी, मतलब सारा विपक्ष जो है वो चोर है, ये आप कहना चाहती हैं क्या? एक बार मैं जरा संजीव जी की राय इस पर ले लूं, क्योंकि समन तो अरविंद केजरीवाल जी को भी जाते हैं खूब, संजीव जी, और वो कभी जाते ही नहीं जांच के सामने। देखिए गौरव जी, आपने हालांकि जायज सवाल इनसे पूछा, इनको पूछिए कि इनके अपने गवर्नर ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री के करीबी लोग आकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि गोवा का मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा था भाई कर्नाटका के चुनाव में लोग कहते थे 40% कमीशन की सरकार, तो कितनी की जांच हुई? पहली बात। दूसरी बात, ये हम तो नहीं कर रहे हैं ना, यही इनके ही लोग कहते थे। क्या कहते थे हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में? गृह मंत्री कहते थे कि जेल जाएंगे, चक्की पीसेंगे। भाई हम थोड़े कहते थे, देवेंद्र फडणवीस कहते थे अजित पवार जी के बारे में कि अगर हम सत्ता में आए तो वो जाके जेल में चक्की पीसेंगे, बना दिया वहां आकर के उप मुख्यमंत्री। भाई शुभेंदु अधिकारी के बारे में क्या कहते थे ये लोग? उनका जगह जेल में है, आके बना दिया लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये मैं थोड़े कह रहा हूँ, मैं तो धन्यवाद करता हूँ उन सभी नेताओं को जो आज लड़ रहे हैं। आज अगर ये कह दे कि मैं अपनी पार्टी में शामिल हो जाऊं, सब बड़ी हो जाएंगे बाकी नेता की तरह। तो ये सब लोग जो लड़ रहे हैं, ये इसलिए लड़ रहे हैं कि सत्ता अगर आताताई हो जाए, हर शाम के बाद सवेरा होता है। देखिए, इसी तरह की जब क्राइसिस आई है, इस देश जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है और इस देश की जनतंत्र की बुनियादी को जिसने चुनौती दिया है, देश की जनता ने माकूल जवाब दिया है। आज एक इंस्टीट्यूशन को आपने अपनी इकाई बना दी है। सीबीआई हो, ईडी हो, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल विंग बनकर के काम। एक सेकंड सर, एक एक करके, ठीक है। पहला देखिए, शाजिया जी आप जवाब दीजिए। इनका इल्जाम ये है कि यही सारे लोग जब आपके साथ मिल जाते हैं तो कोई जांच नहीं होती, डब्बे के अंदर बंद हो जाती है, बहुत सारे नाम ये लगातार बताते हैं। शाजिया जी, एमएलए बनने के बाद आप क्या कह रहे हैं
सीएम बनने के बाद केजरीवाल अब क्या कहते थे, जरा सा इल्जाम हो या छीट भी हो किसी भी तरह की, कोई भी धब्बा हो, किसी को पद में नहीं रहना चाहिए। अब देखिए पद से ऐसे चिपके हुए हैं कि सारे के सारे प्रमाण के बावजूद 5 सीट के लिए जाने से डर लग रहा है आपको। क्या हालत हो गई आपकी, क्या से क्या हो गए संजीव जी, क्या हो गए, क्या से क्या आप लोग हो गए, ऐसा बेवकूफ बनाया आपने लोगों को भ्रष्टाचार के नाम पर, और वो जिन लोगों की बात यहाँ पे हो रही है ना, चाहे वो लालू यादव हो, जिनको आप डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा एक सेकंड सर, ऐसे बात से समझ नहीं आएगी आप दोनों की बात। एक सेकंड, आपने मोर्चा खोला था। चलिए ये तो बात शाजिया जी के बारे में के ऊपर हम लोगों ने जो इन्होंने इल्जाम लगाया उनसे पूछा कि भाई कोई इनकी पार्टी में आ जाता है तो जांच का क्या होता है। संजीव जी एक बात का आप जवाब दीजिए, अभी 2 लोग आपकी पार्टी से जेल में हैं, 2 लोग आपकी पार्टी से जेल के अंदर हैं, 2 आपके पूर्व मंत्री, उनको बेल नहीं होती। सवाल तो यही है, ये सारा प्रोसेस तो लीगल प्रोसेस है, कोर्ट क्यों नहीं छोड़ती आखिर उन लोगों को? और आप भी उन पार्टियों में शामिल थे जब आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाकर के यही अपील की थी कि ये मिसयूज ऑफ एजेंसीज है, इस पर रोक लगनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मना कर दिया था। बहुत माकूल सवाल पूछा, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए आज ईडी को आपने कोई समान एजेंसी नहीं बनाया, ईडी को आपने मॉन्स्टर बना दिया है। ईडी अगर किसी को उठा के ले आती है तो कहते हैं कि भाई वो जो ऑनस प्रोवेंडी है वो है एक्यूज पे, एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा, और फिर इसके आर में करते हैं आप लगातार चार्जशीट। मनीष जी के केस में, जैन साहब केस में लगातार 2 साल से केवल चार्जशीट ऐड होते जा रहा है। क्यों नहीं ट्रायल शुरू करते? ट्रायल शुरू करो ना, आप नहीं करोगे ट्रायल शुरू, एक बात। दूसरी बात, आप ये करते क्यों है? ये अजीब इत्तेफाक नहीं है, जिन्होंने शिक्षा में अच्छा काम किया, जिसने स्वास्थ्य में अच्छा काम किया, दोनों जेल में हैं। और फिर अगर हमारे सभी विधायक एमएलए इस वजह से जेल में नहीं है, 188 एफआईआर विधायक एमएलए पे हो चुके हैं। तो अगर इस तरह से इनकी कोशिश यही तो थी, इसी कोर्ट ने 145 एफआईआर में कहा। ठीक है संजीव जी, जरा शाजिया जी जो कह रही है वो सुनवा दीजिए। देखिए मुझे, देखिए सौरभ जी, छोटी सी बात कहूंगी, जब बात आती है घोटाले की, कोई आदिवासी की अस्मिता की बात करता है, कोई संघर्ष की बात करता है, कोई स्वास्थ्य की बात करता है, भाई घोटाले की तो बात कीजिए ना, इधर उधर क्यों भाग रहे हैं आप? शिक्षा मंत्री विश्वकर्मा मनीष जी को ये लोग घोषणा कर देंगे, लेकिन हम आपके इस आतताई एटीट्यूड के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जेल जाना कौन सी बड़ी बात है? इसके लिए लड़ते थे आप, में 2 ही लोग जाते आप हैं, तो या कहते थे कि सरकार को पूरी जांच करानी चाहिए, ईडी काम नहीं कर रही है और इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। चलिए अच्छा ठीक है, एक बार जरा अतुल पाटिल जी, अतुल जी, बीजेपी के नेता बार बार एक बात ये कहते हैं कि जब कुछ गलत नहीं किया तो डर काहे का, गलत नहीं किया तो क्यों डरते हो, जांच का सामना क्यों नहीं करते, पाक साफ हो तो कोर्ट थोड़ी जबरदस्ती जेल में डाल देगा, शोर क्यों मचाते हो? सौरभ जी, मैं अपेक्षा करता हूं कि शाजिया जी डिबेट का डेकोरम जो है वो मेंटेन करेंगे और बीच बीच में नहीं बोलेंगे। हमारा वो कहना खत्म हो जाए, फिर वो बाद में जो कहना है वो कहें जी। और मैं कंचना जी को कहना चाहूंगा, आप किसे आजादी की जंग की और स्वतंत्रता की जंग की बात बता रहे? जो ब्रिटिश लोगों के साथ में रहकर मुखबरी करते थे, जिस महात्मा गांधी ने इस देश के लिए अपनी जान गंवा दी, उसको 3 गोली मार दी, और जिस जिन्ना और जिस ब्रिटिश लोगों की वजह से इस देश का विभाजन हुआ उसको कंकड़ तक फेंक के नहीं मारा, ये इनके साथ में स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम की तो बात करनी ही नहीं चाहिए, ये उसके लायक ही नहीं है। अब रही बात दूसरी, विश्व हिंदू परिषद ने किसके पे आरोप किए थे 1400 करोड़ खाने के? विश्व हिंदू परिषद ने किए थे कार सेवा में। अभी अयोध्या में जमीन के आवंटन में किसका मेयर था, किसके विधायक थे? क्या उनके ऊपर इंक्वायरी हुई? 1600% से 2 घंटे में एक लैंड की कीमतें बढ़ गई थी, तो कोई इंक्वायरी नहीं हुई। संजय राउत जी ने मोदी जी को और ईडी के डायरेक्टर को, दोनों को राहुल कुल के शुगर फैक्ट्री के 500 करोड़ के जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके सबूत दिए। और किरीट सोमैया, इन्होंने चंदा जमा किया था अब देश के नाम से, वंदे मातरम के नाम से चंदा जमा किया था, उसका कोई हिसाब नहीं दिया, उसके भी सबूत के साथ जो है वो ईडी को, डायरेक्टर को और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को दिए थे। क्या हुआ उसका? क्यों इंक्वायरी नहीं लगती है? क्यों डरते हो? विश्व हिंदू परिषद तो हमारा कोई संबंध नहीं है ना, उन्होंने आरोप किए थे, वो साधु संतों ने आरोप किए थे, 1400 करोड़ उनके खा गए कार सेवा के। तो ये सारी जो बातें हैं स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है। आप कहते हैं कि आप पाक साफ हो, अरे जब बात है वहां पर कि यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, ये इन्होंने अमेंडमेंट किया है,
उसके ऊपर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो मामला खत्म नहीं हुआ। सौरभ जी, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं जी। लेकिन एक बात है कि जो इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है, अभी टीडीपी के 4 सांसद, मैं लिस्ट बना रहा था आप जब दूसरी बात करते, टीडीपी, टीएमसी, जेएम, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी, कोई भी इनकी तरफ से आ जाए। अब ये टीडीपी के 4 सांसद आंध्र प्रदेश के राज्यसभा के थे, उनके ऊपर सीबीआई, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, तीनों के संगीन आरोपों में जी इंक्वायरी चल रही थी। एक दिन में चारों के चारों राज्यसभा के सांसद जो है वो बीजेपी में चले गए, इंक्वायरी खत्म हो गई। ठीक है। आपके जानकारी लेके बता दूं, हमें भावना गवली ने पब्लिक डोमेन में आके कहा है, प्रताप सरनाइक ने पब्लिक डोमेन में आके कहा है, यशवंत यादव जिसके ऊपर इतनी बातें हुई कि इनको इतने बड़े गिफ्ट दिए, 50 लाख की वॉच दिया, ये सारी बातें जो है इनकम टैक्स की इंक्वायरी कभी बाहर नहीं आती है। वो रिपोर्ट ऊपर जाता है, वो रिपोर्ट भी बाहर आ जाता है। किरीट सोमैया को पता होता है कि कब रेड होने वाली है ईडी की, कब ईडी किसके घर जाने वाली है, ये इनके लोगों को पता होता है। तो ये इस्तेमाल तो सामने से दिखता है। अतुल जी, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है। जो बात आपने कही, ये आरोप आपका नया नहीं है, पुराना आरोप है। देखिए, हमारी तो न्यायपालिका इसी सिद्धांत पर काम करती है, किसी निर्दोष को सजा ना हो और कोई भी चोर हो या किसी ने जिसने गलत किया है वो बचकर जाने ना पाए। तो हम यही उम्मीद भी करते हैं, अपनी एजेंसियों से भी उम्मीद करते हैं, देश की सरकार से भी उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़े हमारे साथ।